आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान जिनके कंधों पर 2017 का बोझ है और 2019 का भी, जिन्हें अगड़ों को खुश रखना है और पिछड़ों और दलितों को भी अपने साथ रखना है। जानेंगे कितने मजबूत हैं उनके कंधे। हमारे साथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2016 देश की राजनीति के लिए ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी दिन सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमान इस चेहरे को सौंपी गई थी। केशव प्रसाद मौर्य पढ़ाई और अपने परिवार का पेट चलाने के लिए सालों तक चाय बेचा करते थे और साथ में सवेरे के वक्त वो साइकिल से अखबार भी बांटा करते थे। उनके पिता कौशाम्बी रेलवे स्टेशन के बाहर चाय का ठेला लगाते थे और वे अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही 14 साल की उम्र में भी केशव ने ही अपना घर बार छोड़ दिया था और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के साथ जुड़ गए थे। केशव पहली बार इलाहाबाद वेस्ट से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। फिर कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी लहर में भी केशव विधायक बनने में कामयाब हो गए। पंडित नेहरू के चुनाव क्षेत्र फूलपुर में पहली बार बीजेपी को कामयाबी मिली साल 2014 में, जब केशव यहां से सांसद बने। ये इलाहाबाद जिले में पड़ता है। कुशवाहा समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य के जरिए बीजेपी की नजर अब पिछड़े वोट बैंक पर है, जो यूपी में करीब 52% के आसपास हैं। वीएचपी से लंबे वक्त तक जुड़े रहे केशव की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर भी है। विधायक रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने खूब संघर्ष किया, आंदोलन किया और सड़क पर लड़ाई भी लड़ी। उनके खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। 47 साल के हो चुके केशव प्रसाद मौर्य को अपने राजनीतिक करियर में अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो है यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराना। केशव प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए कि आप में क्या खूबी है कि आपको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनाया? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यही मेरी खूबी है और कार्यकर्ता के नाते ही मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कार्यकर्ता के नाते ही मैं काम कर रहा हूं, कार्यकर्ता के नाते ही भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सफलता के उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास है जिसके लिए देश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार। यूपी में आप 3 बड़ी चीज़ें क्या करने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सफलता मिल सके? देखिए, सबसे पहली आवश्यकता जो उत्तर प्रदेश की है, जहाँ सभी प्रकार की संभावनाएं हैं लेकिन वहाँ सुशासन नहीं है। एक नारा चल पड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिसाब लगाया जाए तो शायद कई लाख करोड़ की ज़मीनों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री जी के, इनके परिवार के संरक्षण के कारण कब्जा कर ली गई हैं। उनके मुकदमे तक पुलिस लिखने को तैयार नहीं होती, उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती। हालात उत्तर प्रदेश के बहुत बदतर हैं, उससे बाहर लाना मेरा पहला। सुशासन आएगा तो वहाँ विकास आएगा, नंबर 1। नंबर 2, भ्रष्टाचार मिटेगा तो विकास ऐसा होगा जो अस्थायित्व देने वाला होगा। ऐसा नहीं कि अभी पहली वर्षा आई और जो विकास श्री अखिलेश जी और उनकी सरकार ने किया है पहली बाढ़ में बह गया, अगर जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए और उत्तर प्रदेश को विकास के लिए जातिवादी राजनीति से भी मुक्ति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि यहाँ सुशासन आ जाए, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो जाए और विकास के लिए जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति का अंत हो जाए। इस बीच हमने देखा कि आप दयाशंकर की पत्नी को मिलने गए, उनको अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो उन्होंने कहा उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सोच में गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ हो जाती कि आप ऐसे शब्द आप बोल जाते हैं? ये शब्द आने नहीं चाहिए जुबान पर, वो आ जाते हैं और सार्वजनिक रूप से आ जाते हैं और ऐसे खुल्लम खुला आ जाते हैं जैसे बहुत बहादुरी से हम एक अपनी बात को कह रहे हैं। भाजपा की ये सोच नहीं है। भाजपा संस्कारों वाली पार्टी है
और संस्कारों वाली पार्टी ने सदैव एक आदर्श प्रस्तुत किया है, देश की राजनीति के सामने भी, देश के सामने भी प्रस्तुत किया है। ये एक बड़ी गलती थी जिसकी उनको सज़ा मिली है, और भाजपा के अंदर काम करने वालों की कहीं से भी इस प्रकार की सोच ना थी ना है। मैं समझता हूँ जिनकी ऐसी सोच होगी वो भाजपा की राजनीति करना पसंद नहीं करेंगे। क्या जो दया शंकर जी पे दया है वो उनकी पत्नी के जरिए निकलेगी? आपको लग रहा है कि मायावती से टकराने के लिए वो एक सक्षम उम्मीदवार हो सकती हैं? और ये जो स्त्री विरोधी सोच का एक नतीजा आप खुद बता रहे हैं कि दयाशंकर जी ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था, वो क्या ट्रेनिंग में गड़बड़ी है, या जो अंदर आप सोचते रहते हैं उसको गलती से बोल देते हैं? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं गलती हुई है, गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये सोच की गड़बड़ी आपको नहीं दिखाई देती है? नहीं, ये सोच की गड़बड़ी नहीं है, ये व्यक्ति की गड़बड़ी है। व्यक्ति के द्वारा शब्दों का चयन गलत है, और उस चयन के बारे में मैंने बताया कि उनको सज़ा मिल गई। जहाँ तक आप श्री स्वाति सिंह जी की बात कर रही हैं, श्री दयाशंकर जी, भाजपा के पूर्व नेता की पत्नी की, वो संकट में है, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको इस अवस्था में अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका हालचाल ना लूँ, ये भाजपा के संस्कार नहीं है। भाजपा के ये संस्कार है कि कोई भी अगर कठिनाई में है, संकट में है, तो निश्चित तौर से हम उसके साथ खड़े हैं, और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं। श्री दयाशंकर जी ने गलत किया है, उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है, लेकिन उनके परिवार के साथ भाजपा पूरी तरह से खड़ी है। और अगर कोई उस परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अगर ऐसी परिस्थिति खड़ी करने का प्रयास करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उसका विरोध भी करेगी, और उसके संबंध में जो आवश्यक मदद होगी मदद भी करेगी। क्या आप उनकी पत्नी को टिकट देने वाले हैं? देखिए, अभी टिकट देने का समय नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सरकार के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा की के लिए संघर्ष लगातार कर रही है। हम सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, थानों में कर रहे हैं, तहसीलों में कर रहे हैं। हम पूरी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस समय टिकट जब देने का समय आएगा, वो विषय उस समय का है। और अभी उनकी पत्नी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, कोई उनकी राजनीतिक इच्छा है या मैं उनसे कुछ जानना चाहूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी इस प्रकार के कोई विषय को लेकर के न चर्चा कर रही है, न सोच रही है। उनके पति जेल जाएंगे, क्या आप उनसे मिलने जेल में जाएंगे? जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगती कि मुझे जेल में मिलने के लिए जाना है। वो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने जो अपराध उनके खिलाफ है, कानून अपना काम कर रहा है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कानून इस हिसाब से कार्रवाई ना करे कि एक व्यक्ति के लिए एक कानून हो, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून हो। जो कार्रवाई दयाशंकर सिंह के खिलाफ हुई है, वो कार्रवाई बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और जो भी इस प्रकार का अपराध किए उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। और उसका आरोप केवल केशव प्रसाद नहीं लगा रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, पूरा मीडिया उसका साक्षी है, पूरा प्रशासन उसका साक्षी है। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिन लोगों ने प्रयोग किया, वह भाषा आप सुन नहीं सकते, सहना तो बहुत दूर है। ऐसे अबोध बच्चों के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, ये कोई एक बेटी का अपमान था क्या? मैं तो मानता हूँ इस देश की हर बेटी का अपमान था। बहन मायावती जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई न करके उन्होंने जो संदेश दिया है वह उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, और उनको इसका निश्चित तौर से एहसास भी है। वो डर गई हैं प्रदेश की जनता से, इसलिए उनको 25 तारीख को होने वाला प्रदर्शन भी रद्द करना पड़ा। एक तरीके से पस्त हो गई थी बीजेपी दयाशंकर सिंह के बाद, आपको कार्रवाई करनी पड़ी, अपने एक आदमी को बिठाना पड़ा, वो भाग गए, भागते फिरे आप। पर जिस तरीके से स्वाति सिंह ने जवाब दिया मायावती को, आप एक तरह से मानते हो भाजपा एक तरीके से संभली तब? देखिए, स्वाति सिंह जी एक तेजस्वी और संघर्षशील महिला हैं। एक गृहिणी होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ करके लड़ी है, मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। इस प्रयास की सराहना करता हूं। करारा जवाब दिया, आप मान रहे हैं? मतलब सराहना करता हूं। तो संघर्षशील महिला। केशव प्रसाद जी, 2014 में दलित समाज के एक हिस्से ने, जो कि संभवतः जाटव समुदाय का नहीं था, गैर जाटव समुदाय का था, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। उससे आपकी पार्टी का जो कैचमेंट एरिया था, वो आपका दायरा बढ़ा था उसमें। लेकिन दयाशंकर जी की कृपा से पुनर्मूषको भव वाली स्थिति वहाँ पर बन गई है, और फिर बाकी काम जो है, गोरक्षकों का जो हिंसक उत्पात सारे देश में, उत्तर प्रदेश समेत मचा हुआ है, उसने पूरी कर दी है। तो ऐसा लगता है कि आपका जो प्लान ए है 2014 का, अपना वोट बचाए रखने का, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। तो क्या आपके पास कोई प्लान बी भी है? अगर है तो हम लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए इस पर। पहली चीज़ तो मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में 2014 दोहराने जा रही है। हमारा वोटर जो है, हमारा जो मतदाता है, वो टच से मस नहीं हुआ है। 2
प्रमुख दल उत्तर प्रदेश के अंदर माने जाते हैं। एक समाजवादी पार्टी है जो इस समय सरकार में है, दूसरी बहुजन समाजवादी पार्टी है जो विपक्ष में है, तीसरी कांग्रेस है जिससे देश मुक्त हो रहा है, प्रदेश पहले मुक्त हो चुका है। तो यह दो दल जो हैं सपा और बसपा, यह अपना आधार खो चुके हैं। इन लोगों ने जातिवाद की राजनीति करके, भ्रष्टाचार की राजनीति करके उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे ले जाने का काम किया। बहन मायावती, आप जो ये कह रहे हैं, माफ़ कीजिए, आप जो ये कह रहे हैं ये पब्लिक मीटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं और बड़े आपके श्रोता इससे प्रभावित होंगे, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं आप थोड़ा सा कुछ सामाजिक विश्लेषण भी करें, कुछ हमें बताएं भी, मतलब जो है कि किसका आधार क्या, कुछ ऐसी बात, कुछ जानकारी भी दी हमें, मतलब तो मोटी मोटी बात बोल रहे हैं आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एबीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 2017 का परिणाम आने दीजिए, आप देखिएगा सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। 2014 के चुनाव में जो आपने 71 MP जीते थे, नहीं 73 तो दो अपना दल के थे, भाजपा के समर्थन, ठीक है, हम 73 ही मान लीजिए, तो आपके कम से कम 2017 में 350 MLA आने चाहिए। 337 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में नंबर 1 थी, और मैं ये महसूस कर रहा हूं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में 2014 में थी, 2017 में भी उस स्थिति को प्राप्त करेगी। तो 2017 में जब 14 दोहराने की हम बात करते हैं तो 337 के आंकड़े को छूने की भी बात करते हैं, पार करने की भी बात करते हैं। अभी आप बता रहे थे कि 73 सीट मिलने के बाद आपका वोट इंटैक्ट है। ये बात अलग है कि जो विधानसभा आप छोड़ के लोकसभा लड़े थे, वही बाई इलेक्शन में आप हार गए थे, तो वो वोट वही गड़बड़ा गया। सवाल ये है कि बीएसपी से लगातार, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी थी, सारे सर्वे उसको बता रहे थे कि सबसे आगे है आने वाली चुनाव में, तो मुझे लगता है बीजेपी का एक टारगेट था बीएसपी के लिए, और वो लगातार बीएसपी के जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, कहीं कहा जाता है कि इसमें बीजेपी का कुछ इंजीनियरिंग है, और जो बीएसपी से नेता छोड़ के जा रहे हैं, क्या बीजेपी उनको टिकट देगी आने वाली विधानसभा में? पहले आपको मैं उपचुनाव के जो विश्लेषण आप कर रहे हैं उसके संबंध में आपको अवगत करा दूं। जो उपचुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए, उस चुनाव मैदान से बसपा बाहर हो गई। बसपा ने पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, सहयोग किया। सपा बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और मैं मानता हूं कि 2017 में ये दोनों मिलकर के एक साथ लड़ेंगे, और इस रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी तैयारी भी कर रही है कि अगर मिलकर के भी लड़ेंगे तब भी इनको परास्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर सरकार बनाएंगे। जहां तक बसपा के अंदर जो भगदड़ मची है, सपा के अंदर भगदड़ मची है, उनको जमीनी हकीकत मालूम हो गई है। कोई आना चाहता है, हम उसी को लेने के बारे में विचार करेंगे जिसको लगता है कि जहां हमारे पास कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं होंगे, जहां हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, तो निश्चित विचार करेंगे। दूसरे दलों में मची हुई भगदड़ या प्रमाण है कि भाजपा की ताकत बढ़ी है, इसलिए नहीं भाजपा की ओर भाग करके लोग आना चाह रहे हैं कि भाजपा की ताकत घटी है। हम ताकतवर हो रहे हैं, जनता का समर्थन हमारे प्रति है। क्या ये बात सही नहीं है कि बीएसपी से जो एक बड़े नेता बाहर निकले हैं वो आपकी पार्टी में नहीं आ रहे, क्योंकि वो भी मौर्य हैं, आप भी मौर्य हैं, तो बहुत ज़्यादा मौर्य एक ही पार्टी में हो जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी आप बात मुझसे कर रहे हैं, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में ना शामिल है, ना उनका कोई मेरे सामने प्रस्ताव है। यह बात तो उस समय आती है जब वो शामिल होना चाहे, मैं शामिल करने से मना करूं, या कोई हमारे सामने उनका प्रस्ताव हो, हम उस पर अपना विचार प्रकट करें। आज की तिथि में बसपा के अंदर भगदड़ है। यह सच है कि बसपा के कम से कम बसपा के 50 से अधिक विधायक मेरे पास संपर्क कर चुके हैं कि हम भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी उसके लिए कहीं अनुमति नहीं दी है। जब मैं स्थानीय स्तर पर उसका निरीक्षण कराता हूं, जहां मुझे लगेगा कि भाजपा में लेने की जरूरत है वहां पर लूंगा, और जहां जरूरत नहीं होगी नहीं लूंगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी में आने से बीजेपी मजबूत होगी? काल्पनिक प्रश्न। नहीं, मैं कैसे इस बात का उत्तर दे दूं? जो शामिल होने के लिए आवेदन नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी कोई कमजोर पार्टी है क्या? ऐसा तो मैं मानता नहीं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, 2014 में जिसने 337 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया, वह सपा बसपा से बहुत बड़ा दल है। ये संयोग है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर अखिलेश जी इस्तीफा नहीं दिए। उनको आज इस्तीफा देना चाहिए कि हम विफल थे, हम फेल थे। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, वहाँ तमाम जाति समीकरण के ऊपर बात हो रही है, कई जिलों में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, उससे उसको भुनाने की कोशिश हो रही है। इन सबको देख के आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा जो है वो अपने विकास के मुद्दे से हट के ये जाति और धार्मिक समीकरणों के ऊपर चुनाव लड़ रही है? जाके आप पूछिए किसी गरीब से, वो बताएगा उसके नेता कौन है। बहन मायावती जी नहीं है, उनके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं।
आज जनता के मन में, गरीबों के मन में, किसानों के मन में, पिछड़ों के मन में, नौजवानों के मन में एक उम्मीद जगी है। और उस उम्मीद को पूरा करने की सबसे बड़ी बाधा मैं मानता हूं श्री अखिलेश यादव जी को, जो भारतवर्ष के सबसे विकास विरोधी मुख्यमंत्री हैं, गुंडागर्दी को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। अपराध की स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है कि पूरे शायद भारत में नंबर 1 है। क्यों है? क्योंकि अखिलेश जी जैसा विफल और फेल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का इस समय बैठा हुआ। इतने मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जा रहे हैं, अखिलेश यादव बैरियर लगा करके बैठे हैं कि केंद्र सरकार की कोई योजना गरीब तक पहुंचने ना पाए। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हो रही है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू नहीं होने देना चाहते। अभी पूर्वांचल के एक तरह से विकास का द्वार प्रधानमंत्री जी खोल करके आए। उनका बस चलता तो वहाँ एम्स की स्थापना होने जा रही थी, उसको भी सैफई में खुलवा देते। वो सैफई के विकास को उत्तर प्रदेश का विकास समझते हैं और सैफई का विकास उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है। अखिलेश यादव जी पूरे भारत के सबसे फेल मुख्यमंत्री हैं किसी भी मोर्चे पर। क्या चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जहां पर भी चुनाव लगातार हो रहे हैं, कई जगह हमने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी पार्टी ने दिया, कई जगह नहीं दिया है। और मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी देना और ना देना ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। और यह मैं दोहरा सकता हूं कि 2017 में उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और वह दिल्ली का नहीं होगा, वो मुंबई का नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश का होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ, वो पार्टी अध्यक्ष होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भाजपा में क्या नेतृत्व का इतना अकाल है कि आप एक चेहरा नहीं दे पा रहे हैं? चिंता क्या है? मायावती से या मुलायम के मुकाबले आपके पास कोई चेहरा नहीं है, या आपको लगता है गुटबाजी बढ़ जाएगी अगर आप चेहरा कोई दे देते हैं? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो वो एक परिवार से शुरू होती है, एक परिवार में खत्म हो जाती है। अगर आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो बहन मायावती जी से शुरू होकर के बहन मायावती जी पर वो समाप्त हो जाती है। सबकी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। मेरा सवाल आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करने वालों की एक विराट श्रृंखला है, और भाजपा में कोई ना विरोध है ना किसी नाम को लेकर के विवाद है। इस विराट श्रृंखला में कोई विराट कोहली होगा, कैप्टन होगा कोई आपका? निश्चित तौर से होगा। उसके लिए मैंने बताया ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जब आप एक को आगे बढ़ा दें फिर बाकी लोग रूठ सकते हैं, कुछ टांग खींच सकते हैं, परेशानी कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली में हुआ, आपने किरण बेदी के नाम की घोषणा कर दी और कई सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचते थे, लेट पहुंचते थे, परेशान थे। देखिए, दिल्ली के बारे में मैं बात केवल इसलिए दोहराने में उसमें समय नहीं लगाऊंगा। देखिए, दिल्ली एक दुर्घटना थी, वह एक गलती थी, और वह गलती के कारण से श्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आप सबके लिए भी समस्या होंगे, एक समस्या है इस देश की, और उस समस्या को देश झेल रहा है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि 14 को 17 में दोहराएंगे, तो क्या वो 14 को 17 में दोहराने के लिए नरेंद्र मोदी ही आपका चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में? क्योंकि प्रदेश में आपको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, आपके सारे सामने के दल जो है चेहरे लेके सामने आ गए हैं। देखिए, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत नहीं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। स्वाभाविक तौर से वो हर गरीब के, हर माँ बहन के, हर नौजवान के लिए एक नेतृत्व है, और वह चेहरे तो पूरे भारत के हैं, पूरे हर भाजपा के हर राज्य की दृष्टि से है, हर कार्यकर्ता के लिए। लेकिन आज की तिथि में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व करता है वह एक चेहरे हमारे कोई एक दो नहीं है, हमारे पास बहुत सारे नेता हैं और वह सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो ये कल्चरल एजेंडा आप लोगों ने साथ में चला रखा है, ये गोरक्षा के बारे में हो और कोई इशू हो, कन्वर्जन हो, ये हो, इस पर कैसे आप लोग कुछ भी कह देते हैं? मोदी जी के कहने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं, तो इस पर कहाँ पे रोक लगाएंगे, या ये एक पैरेलल कैंपेन है, ये चलता रहेगा? आखिर में ये मोदी जी का भी अपमान है कि मोदी जी बार बार अपील किए जा रहे हैं, फिर भी लोग करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। जो गलत बोलता है भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। कोई व्यक्तिगत तौर से कुछ बोलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास पर भरोसा करती है, और सबके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। 2 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम हुआ है, ये 2 साल कांग्रेस के 60 साल से भी अधिक काम करने का काम किया। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत विचार है? प्रधानमंत्री कह रहे हो फिर भी आप कुछ बात कह दें जो आपका व्यक्तिगत विचार हो, क्या ऐसा हो सकता है? जब आप कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, तो वो जो बोलते हैं उस पर आप मोहर लगाना चाहते हैं, क्या ये संभव है? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी जो भी गलत प्रकार के वक्तव्य देने की वक्तव्य देने का काम किया है, भाजपा उस पर न मोहर लगाई न मोहर लगाने वाली है। और उनसे फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता को अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरे संयम से और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति जो विचार है उसके अनुसार ही अपने आचरण करने चाहिए, उसी के हिसाब से वक्तव्य देना चाहिए। आपने कहा सीएम चेहरे का कोई नाम आप नहीं देना चाहते, मैं एक नाम दे रहा हूं जिससे कथित तौर पर आपका रिश्ता कुछ खिंचा सा है, योगी आदित्यनाथ। क्या इस नाम पर आप लोग विचार करेंगे आगे? आप चूंकि मुझे आप बता रहे हैं, मेरे पास विचार मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम पर विचार करने का अधिकार केशव प्रसाद के पास नहीं है, लेकिन मैंने कहा हमारे पास नेतृत्व की एक श्रृंखला है, उसमें योगी जी का भी नाम आप ले सकते हैं, उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी का नाम ले सकते हैं, माननीय वरुण जी का नाम, कोई भी जो भी दावेदारी, मैं तो आह्वान करता हूं हर कार्यकर्ता जो नेतृत्व प्रदेश का करना चाहता है वो दावेदारी करे। पार्टी जो अंतिम फैसला करेगी, जिस दिन फैसला करेगी, सब उसके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है योगी जी कितनी सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिता सकते हैं? मैं आपको पुनः ये आग्रह करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष को किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री पद के दृष्टि से नाम लेने का ना मेरे पास अधिकार है, ना मैं नाम ले सकता हूं। कितनी सीटें जिता सकते हैं योगी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रही है और 2017 में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ये महज संयोग है कि जो चारों प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सभी पिछड़े हैं। ये सिर्फ सहयोग की बात है। राज बब्बर जी को मैं पिछड़ा कहूं कि मुंबई का कहूं? राज बब्बर जी, अब कांग्रेस का कोई यूपी में वजूद नहीं है। 2 सीट किसी तरह से वो जीत करके आए, तो वह मुश्किल से जीत करके आए, समाजवादी पार्टी की बी टीम बन करके आए। कांग्रेस की हैसियत यूपी में क्या है? 1 सीट वो अपने दम पर नहीं जीत सके, तो उस कांग्रेस के बारे में मैं क्या बात करूं जिससे मेरी लड़ाई नहीं। ये जो चारों प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, जातिवादी दलों को आप उनको अगड़े पिछड़े में गिनेंगे तो मैं क्या कहूँगा। समाजवादी पार्टी को पिछड़ों की पार्टी कहा जा सकता है क्या? वो एक परिवार की पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का कोई अस्तित्व है क्या मायावती जी के रहते हुए? मायावती जी कुछ कह दें और प्रदेश अध्यक्ष कुछ मतलब उसके विरुद्ध एक भी फैसला ले ले, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह सकता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारे मंडल अध्यक्ष की हैसियत है वो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत नहीं है। अगला सवाल जी। केशव प्रसाद जी, आप संघ में और विश्व हिंदू परिषद में रह के गौरक्षा के लिए आपने काफ़ी काम किया, उससे जुड़े रहे हैं। जिस तरीके से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह जो काम हो रहे हैं, क्या आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो कानून के विरुद्ध काम करने वाला है, वो चाहे केशव प्रसाद से जुड़ा हुआ हो, चाहे भाजपा से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि कोई कानून के विरुद्ध आचरण करे। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। चूंकि अधिकतर गोरक्षक बीजेपी से जुड़े हैं, तो क्या आप गोरक्षकों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे? मैं गो भक्त हूं तो मैं क्या अपने सामने अगर कोई गाय को कोई कष्ट देने का काम करेगा, गाय के गर्दन पे छुरी चलाने का काम करेगा, तो क्या एक गौ भक्त केशव प्रसाद उसको सहन कर लेगा? क्या मैं अपेक्षा करूंगा, मतलब उनको मारना मैं चाहिए। ये अपेक्षा करूंगा कि गौ वंश के गर्दन पर कम से कम खंजर ना चले और उस पर जो ऐसी कोशिश करता है उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दूसरा इस प्रकार का साहस न कर सके। क्या होता है गौ रक्षकों को कि वो मार पिटाई पर उतर आते हैं? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप खुद रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर वो मार पिटाई पर उतर आते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जो भी कहीं किसी ने किया होगा उसको शायद इस प्रकार की चीजें नहीं मालूम है। हम गौवंश को तस्करी से, हत्या से बचाने के पक्षधर हैं, ना कि किसी के ऊपर हमला करने की कोई आवश्यकता होती है। और जो इस प्रकार से करता है, मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए, जो कानून के विरुद्ध आचरण करता है। पर होती क्यों हिंसा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हिंसा कहीं इस प्रकार की क्यों होती है, वो तो घटना जो इस प्रकार के करते होंगे उनको मालूम होगा। मैं तो इसका विरोध में रहता हूं, इसके खिलाफ रहता हूं। जो गायें बूढ़ी हो जाती हैं, जो गायें मर जाती हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? इस देश के अंदर कुछ जैविक कृषि के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वह गोबर से और गौमूत्र से कुछ ऐसी औषधियाँ या ऐसी, आप जानते हैं कि उर्वरक के प्रयोग से उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसलिए गोबर की खाद का, गौमूत्र से बने हुई उर्वरक, मतलब एक जो बना रहे हैं इस समय गाय के मूत्र से एक ऐसा तैयार करते हैं केमिकल जिसमें
थोड़े केमिकल से बड़े क्षेत्रफल में उपज अधिक होती है। ऐसे प्रयोग भी हो चुके हैं। इस प्रकार के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मौर्य जी, गुजरात से एक सवाल उठा है। वहां लोगों ने कहा है कि जो गौ रक्षक हैं, ये तुम्हारी माता है, तुम संभालो, तुम मरी हुई गाय को क्यों नहीं संभालते हो? और अगर इतनी गाय से प्रेम है और गाय माता है, तो मरने के बाद वो दलितों पे क्यों फेंक देते हो? उत्तर प्रदेश में भी गौ रक्षक हैं, तो आपको क्या लगता है, आप खुद गौ रक्षक रहे हैं, तो गौ रक्षक दल जो हैं वो मरी हुई गाय को क्यों नहीं संभालते, उनका चमड़ा और बाकी काम क्यों नहीं करते? इस विषय को निकाल करके आप दलित और गैर दलित के बीच का विषय निकाल रही हैं। यह दलित और गैर दलित का विषय नहीं है, क्योंकि गाय हर प्रकार के लोगों के घर में रहती है। मेरे भी घर में गौवंश रहा है और गौवंश रहता है, तो जब कोई गौवंश नहीं रहा, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो हम लोगों के यहाँ ये रहता है कि खेतों में या कहीं दूर में ले जा करके दर्द होता है कि उसका चमड़ा भी ना निकाला जाए, एक मन में भाव आता है, तो हम लोग अपने से गड्ढे खोद करके उसके अंदर उनको डालने का काम करते हैं। तो ये तो जैसे मानव शरीर को समाप्त करने का तो नहीं रहने के बाद तो जो जिस प्रकार से उपयुक्त हो वो कदम उठावे, लेकिन ये कोई विवाद खड़ा करने का विषय नहीं है। पिछले 3 साल में जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, जो सांप्रदायिक तनाव जो फैला है, आपके देखते हैं कि आपके सांसद बात करते हैं कैराना की, आपके सांसद मुद्दे उठाते हैं कि अलीगढ़ में धार्मिक पलायन हो रहे हैं, तो जो एक माहौल बना है सांप्रदायिक तनाव का, 100-150 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में, तो क्या भाजपा इस सांप्रदायिक तनाव से फ़ायदा उठाना चाहती है? आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हों और अगर आपको समुदाय विशेष के गुंडे और सरकार के संरक्षण के कारण आपके घर से आपको निकालें, तो उत्तर प्रदेश की अगर विपक्षी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को आपकी रक्षा में खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? अलीगढ़ के अंदर अगर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और उनके दल से जुड़े हुए गुंडों के कारण लोगों को अपने घर पे यह बोर्ड लगाना पड़े कि मैं अपना मकान और दुकान बेच रहा हूं, तो इसको रोकना अखिलेश जी की जिम्मेदारी, केशव प्रसाद की जिम्मेदारी है। ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें दादरी और कैराना जैसे मुद्दों का कितना महत्व रहेगा? आदरणीय देवांग जी, ये राजनीति के चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये वोट लेने के मुद्दे नहीं हैं। आबकारी विभाग श्री अखिलेश यादव जी के पास है। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आबकारी भी आपके पास है, गृह भी आपके पास है। 43 लोग अगर एटा के अंदर जहरीली शराब पीने से मर गए, तो आपने केवल बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की? कौन वहां पर सप्लायर है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप सप्लायर से मिले हुए, आप भ्रष्टाचारियों से मिले हुए, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों से मिली हुई है ये सरकार, इसलिए इस प्रकार की घटना हो रही है। और ये घटना जो हो रही है, ये हमारे लिए चुनाव में वोट प्राप्त करने का मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति की जो छवि है, सब जगह लोग कहते हैं कि कोई भी हो, भाजपा ऐन मौके पर ध्रुवीकरण करके सब चुनाव पलट देगी। ये छवि आपकी पार्टी की क्यों है? भारतीय इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो लोग आपकी आलोचनावश ये बात कहते हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो आपसे हमदर्दी रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इतना देश का विकास किया जो 60 साल में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता यह जानती है कि जब बहन जी सत्ता में आई तो उन्होंने नारा दिया था 2007 में कि चढ़ गुंडे की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। लेकिन जब सरकार में आई तो सारे गुंडे उनके हाथी पर चढ़ करके कितनी जमीनें कब्जा किए, कितने लोगों के साथ जाति किए, अत्याचार किए, यह भी छिपा नहीं। अखिलेश जी की जब सरकार आई तो बहन मायावती जी ने बेईमानी किया, भ्रष्टाचार किया। अखिलेश जी ने कहा मैं मायावती जी की मूर्ति ढहा दूंगा, पार्क को हटा करके वहां अस्पताल बनवा दूंगा। जो भाषण दे करके चुनाव में 2012 में आए थे, क्या किया? तो यह दोनों दलों के द्वारा जो कहा गया वो किया नहीं गया, और उत्तर प्रदेश देश विकास के पथ पर आगे बढ़ गया, प्रदेश पिछड़ गया। प्रदेश की जनता इस समय जान गई है, इसका अपराधी अगर कोई है तो वो बहन मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने वाले हैं उनको अब पीछे करने की जनता मन बना चुकी है। एक ये जो रणनीतिकार आप देख रहे हैं कांग्रेस में, प्रशांत किशोर, उनकी चालें कांग्रेस मान भी रही है, ऐसा लग रहा है, कैसे आंकते हैं आप उनको? कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। प्रशांत किशोर जी एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, वो आए हैं यूपी के अंदर, उनको इस बार अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी फेसबुक पे मैं देख रहा था, बहुत सारे कमेंट डाल रहे थे, इनको प्रचार करने वाला अध्यक्ष मिल गया, सीएम का कैंडिडेट मिल गया, कांग्रेस का अध्यक्ष मिल गया, लेकिन अभी इनको एक चीज ढूंढना बाकी, वोट कौन इनको देगा। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आपको उससे फायदा होता है कि मजबूत होगी? उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि जिससे मजबूत हो जाएगी? फिर भी मैं पूछता हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इसमें आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्या आपने मजबूत हो ही नहीं सकती? कांग्रेस मजबूत हो ही नहीं सकती, उनके पास मजबूत होने का कोई आधार नहीं है। आप देखते रहिए, अभी चुनाव को 6 महीने 8 महीने बाकी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या।
अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और पहुंच गया। सवाल है कि उस गैस के ऊपर जो खाना बनेगा क्या वो गरीब के हाथ में रह गया है? जिस हिसाब से दालों के भाव बढ़ गए हैं, सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं और लगातार आपके वित्त मंत्री केंद्र में भी बोल रहे हैं कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है और ये अखिलेश गवर्नमेंट पे नहीं टूटेगा। कहीं ना कहीं जो भाषण लगातार दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के टाइम पे, उनकी भी पूर्ति बहुत जगह करनी है। लोग वो भी सवाल पूछेंगे। महंगाई से मुक्ति के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महंगाई कम होनी चाहिए, कम कीमत पे गरीबों को दाल मिलनी चाहिए, जो भी उनके उपयोग की सामग्री वो सस्ती मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में इसका समर्थन करती है और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। मौर्य जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह के साथ वरुण गांधी का नाम लिया। अभी इलाहाबाद अधिवेशन में वरुण गांधी के नाम पे इस तरह की चर्चाओं को लेके खबर आई थी कि बहुत प्रदेश नेतृत्व असंतुष्ट है। तो क्या ये कार्यकर्ताओं का दबाव था जो आपके मुंह से उनका नाम निकला? देखिए, कोई ना दबाव है, ना कोई प्रभाव है और ना कोई ऐसी बात है। क्या चेहरा वरुण गांधी हो सकते हैं? राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हर कार्यकर्ता को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाने का, बैनर लगाने का अधिकार होता है। तो वो लगाया गया, बहुत लोगों ने लगाया। अब जिन जिन लोगों ने लगाया उनको ये कह दिया जाए कि वो इसलिए लगाया, वो इसलिए विवाद हो गया, ऐसा नहीं है। वरुण गांधी भी एक चेहरा हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने दोहरा दिया, 2017 में मुख्यमंत्री होगा, जरूर होगा और पूर्ण बहुमत वाला होगा। आप इतिहास देखें तो 1993 में बीजेपी को 177 सीटें मिली थीं, 1996 में 176 सीटें मिली थीं और लोकसभा में हर बार 57 सीटें, 58 सीटें इस तरीके से मिलती रही हैं। तो लोकसभा चुनाव की सीटें अलग होती हैं और विधानसभा सीटें अलग होती हैं, दोनों चुनाव भी अलग होते हैं। तो इससे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 337 सीटें ही मिलेंगी? आपको याद दिला दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी को 176 सीटें मिली थी, उस समय सपा बसपा दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। मैं आपको ये आग्रह करूं कि आज भाजपा को आप उस स्थिति में मत ले जाइए कि 96, 97, 98 या 2003 और 4 में क्या थे। भारतीय जनता पार्टी जो 1991 में थी, जो 2014 में थी, वो भारतीय जनता पार्टी 2016 में है, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 में रहेगी। आज भाजपा की बहुत ताकत बढ़ी है। आज हमारे पास 2 करोड़ सदस्य हैं, 1,20,000 बूथों में मेरे अध्यक्ष हैं, उनके सम्मेलन हो चुके। इतनी बड़ी ताकत, मैं स्वयं विधानसभा लड़ा हूँ, 300 के लगभग बूथ थे, 150 बूथों के अध्यक्ष बनाने में और एकदम पूरी तरह से उनको जिम्मेदारी देने में जिस समय मैं 2012 का चुनाव लड़ रहा था बड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन आज हर बूथ पे मेरे पास अध्यक्ष है और जिसके पास हर बूथ पर अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है, पूरा सत्यापित है, आप समझिए उसको हराने वाला कोई नहीं। आपने अमित शाह के साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत करीब से काम कर रहे हैं। 2 क्या खासियतें लगती हैं आपको उनमें, जिस तरह से वो आपसे तैयारी करवा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं? ऐसा मैं मानता हूँ कि वो किसी दबाव में निर्णय नहीं लेते। जो पार्टी के हित में होता है वही निर्णय वो लेते हैं और पार्टी के हित में जो निर्णय लेते हैं उसमें वो कभी किसी के दबाव को स्वीकार नहीं करते। उनकी, मैं महसूस करता हूँ, उनकी स्वयं की इच्छा आकांक्षा कुछ नहीं है। उनको हर समय यह चिंता रहती है कि भाजपा के लिए नहीं, हमें देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और उत्तर प्रदेश में लाना जरूरी है और केंद्र में बनाए रखना जरूरी है। उनकी ये इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत पसंद करता हूँ और बेबाक, कोई झिझक नहीं, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना छोटा कार्यकर्ता हो, उससे जिस आत्मीयता के साथ मिलते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते, कोई ऐसा कि खुश करने वाला काम वो नहीं करते। उनके काम करने की शैली संगठनात्मक दृष्टि से जितने कौशलपूर्ण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अगर कहूँ तो 2016 में अगर मैं बोलूँ तो राजनीति के इस समय बहुत मर्मज्ञ चाणक्य हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे है रैपिड फायर। देखना है केशव प्रसाद मौर्य 5 में से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं। केशव जी, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, आपने शो देखा हुआ है ये, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है पास, यानी आपको जवाब नहीं देना। और 5 में से 3 जवाब आप देते हैं तो ये गिफ्ट है आपके लिए एबीपी न्यूज की तरफ से। शुरू करें? आपकी नजर में उत्तर प्रदेश के बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? अनुभवी राजनाथ सिंह जी या तेज तर्रार योगी आदित्यनाथ? भारतीय जनता पार्टी का फायदा भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही 2017 में मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नाम तय करने का अधिकार केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है। इसलिए मैं इस पर कुछ बोलूं यह उचित नहीं। राजनाथ सिंह
या योगी आदित्यनाथ? अब ये प्रश्न जो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का प्रश्न है, उस पर मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? पास कर दें इसको। पास कर दें। दूसरा सवाल, आपको काम करने की ज्यादा आजादी कब थी? जब आप वीएचपी में थे या अब जब आप बीजेपी में हैं? आज़ादी की दृष्टि से नहीं, मैं चूंकि संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, अनुशासन के नाते मैं काम करता रहा हूं, और अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद का भी काम किया हूं, संघ के संगठन का काम भी किया हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, अध्यक्ष के नाते भी एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहा हूं और इसी रूप में कार्य करूँगा। बोल दीजिए, वीएचपी या बीजेपी? दोनों। इसमें तो आप चुन सकते हैं एक, बहुत आसान है इसमें तो चॉइस। नहीं, मैं प्रतिबंध कहीं आज़ादी इसमें मैं ये कहना, ना विश्व हिंदू परिषद में मुझे प्रतिबंध था, ना मुझे बीजेपी में प्रतिबंध। मैं एक को कैसे बोल दूं? एक को बोलूंगा दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा आज़ादी कहाँ थी? ज्यादा आज़ादी की बात हो रही है। नहीं, ज़्यादा आज़ादी का प्रश्न नहीं, चूंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में वर्तमान में भाजपा का मैं काम कर रहा हूं, और भाजपा का कार्यकर्ता के इस नाते मैं भाजपा के ही काम को एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में, उसे आज़ादी शब्द प्रयोग करें, अनुशासित शब्द प्रयोग करें, लेकिन बीजेपी के काम को मैं कर रहा हूँ। बीजेपी में ज़्यादा आज़ादी है। आप जवाब दे रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप हाँ कहेंगे तभी मैं जवाब मानूंगा। मैं अब ये कह नहीं सकता, लेकिन आप जोड़ लीजिए, उसमें कोई अर्जा नहीं। क्या मान लिया? बीजेपी मान रहे हैं क्या? बीजेपी? अच्छा, चलिए एक जवाब आपने दे दिया जी, ठीक है। आप बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी को या अटल बिहारी वाजपेयी को? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। दो जवाब दे दिए आपने। दे दिया। अगर आपको दोनों में से एक चुनना हो तो आप एक भव्य राम मंदिर देखना चाहेंगे या मोदी सरकार अगले 5 साल के लिए देखना चाहेंगे? राम मंदिर बने और मोदी सरकार भी रहे, या दोनों हमारी अपेक्षा है, लेकिन देश का मंदिर भव्य बने इसके लिए मोदी सरकार पहली प्राथमिकता है, और भव्य मंदिर मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है, मंदिर बने ये मेरी प्राथमिकता। छोड़ दिया आपने मंदिर? नहीं छोड़ सकता। चलिए, मैं भव्य राष्ट्र मंदिर से बड़ा, मैं राष्ट्र मंदिर को बड़ा मंदिर मानता हूं, इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है। चलिए, मंदिर छोड़ दिया ना आपने, वही मैं अरे क्या देवांग जी, आप तो फंसा रहे हो। मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन ज्यादा पसंद है, अखिलेश यादव या मायावती? मेरे लिए दोनों नापसंद हैं। इन दोनों ने मेरे प्रदेश को बर्बाद किया, इसमें मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता, दोनों को डबल जीरो देने का काम करूंगा। ज्यादा नापसंद कौन से हैं? ज्यादा बुरा किसने किया राज्य के साथ? दोनों ने बुरा किया। पास। चलिए, 5 में से 3 जवाब आपने दे दिए। बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। सोमवार रात 9 बजे मेरे साथ देखिए जनमन।